हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। आज की वीडियो में हम जो कि हमारा एम लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर 7 चल रहा है उसका हम 7.12 लेक्चर डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा 3 टॉपिक रहेगा। पहला टॉपिक रहेगा फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि हमारे पास जो अधिकार है ग्रुप बनाने का, संघ बनाने का, उसको डिस्कस करेंगे। दूसरा है राइट टू मूवमेंट, यानी कि हमारे पास स्वतंत्र रूप से एक जगह से दूसरी जगह जो घूमने का अधिकार है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तीसरा रहेगा हमारा हर एक आदमी के पास, यानी कि हर एक इंडियन सिटीजन के पास जो अधिकार है कि वो अपने इच्छा के अनुसार किसी भी राज्य में जाकर के, वो तो अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से, अस्थायी या अस्थायी रूप से जो निवास करने का अधिकार है, उसको हम डिस्कस करेंगे। चौथा जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फ्रीडम ऑफ प्रोफेशंस, यानी कि हर एक व्यक्ति के पास अपने इच्छा के अनुसार क्या है, अपने पसंद के व्यवसाय, ट्रेड, बिजनेस करने का जो अधिकार है, जॉब्स करने का जो अधिकार है, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमारी ये 4 टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हमने ऑल 11 लेक्चर जो डिस्कस किया फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके देख सकते हैं यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो। अगर देख लिया है तो हम आज से यहीं से डायरेक्ट कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है फ्रीडम ऑफ एक्सेशन, यानी कि संघ बनाने की स्वतंत्रता। हर एक आदमी के पास क्या है, वो एक या तो यूनियन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या कर सकते हैं, मिल करके अपना एक संघ यानी कि ग्रुप बना सकते हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अधिकार दिया गया है, जिसमें कि जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज का ग्रुप हो गया, कंपनी का ग्रुप हो गया, पार्टनरशिप हो गया, पार्टनरशिप फ्रेम्स हो गए, सोसाइटीज हो गए, क्लब्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियन। हर एक पर्सन के पास क्या है, इन सब में से किसी से भी क्या है, एक यूनियन यानी कि एक ग्रुप बनाने का अधिकार, एक संघ बनाने का अधिकार हमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है। लेकिन इसमें कुछ एग्जैक्ट, यानी कि इसमें अगर हम कुछ बात करें तो इसमें राज्य सरकार के, राज्य के द्वारा क्या है, तो इसमें रिस्ट्रिक्शंस भी लगाया जा सकता है। किस बेसिस पे, यदि अगर हमारी कंट्री की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी हर्ट हो रही हो, या अगर हम बात करें कि इससे जो हमारी सिटीजन्स के ऊपर अगर जो कंप्लीटली लाइबिलिटी बन रही हो, तो इसके तहत क्या है, तो हम जो स्टेट है वो क्या लगा सकती है, तो इस अधिकार के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। यानी कि अगर हम इस अधिकार की बात करें, हमारे पास जो संघ ऑफ यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सेशन है, एसोसिएशन है, तो उसमें हमारे पास अधिकार तो मिलता है कि हम अपने अकॉर्डिंग चाहे तो हम ग्रुप बना सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के ग्रुप बना सकते हैं, कंपनी में पार्टनरशिप के तहत ग्रुप बना सकते हैं, सोसाइटीज में ग्रुप बना सकते हैं, क्लब्स में ग्रुप बना सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशंस के तहत ग्रुप बना सकते हैं, या किसी ट्रेड यूनियन सब में हम हर एक अपने अपने पर्सन के अकॉर्डिंग ग्रुप बना सकते हैं। लेकिन सरकार के द्वारा या राज्य के द्वारा इस अधिकार पे क्या है, रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है, यदि वो हमारी कंट्री की क्या हो, सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को क्या करता हो, तो हर्ट करता हो। या इस बात पे भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है कि जो नागरिक के जो वैध उद्देश्य हैं या उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो संघ या संघ बनाने की जो स्वतंत्रता है वो तो है, लेकिन संघ की जो मान्यता होगी, जो परमिट, अगर हम एसोसिएशंस की बात करें, जो एसोसिएशंस हो या यूनियन हो, अगर हम उसकी मान्यता की बात करें तो उसको हमने मौलिक अधिकार में नहीं माना जाएगा। मतलब कि जो हमारा जो यूनियन, मतलब जो हमारा संघ बनाना हो गया या यूनियन बनाने की बात हो गई, तो उसमें जो मान्यता प्राप्त की जाती है उसको मौलिक अधिकार में नहीं रखा गया, उसे मौलिक अधिकार से बाहर रखा गया है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस एक स्टेटमेंट बना के दे सकता है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि जो संघ बनाने की जो स्वतंत्रता है, क्या उसे स्टेट के द्वारा रजिस्ट्रेशन लगाया जा सकता है या नहीं। अगर कहता है कि मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है, तो ये बिल्कुल लगाया जा सकता है। कब, जब हमारी स्टेट की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी क्या हो रही हो, तो हर्ट हो रही हो, या हमारी कंट्री की जो मोरालिटी है वो हनन हो रहा हो, तो उसके तहत क्या है, स्टेट इस जो हमारा राइट है, फ्रीडम, फंडामेंटल राइट है या हमारा जो अधिकार है, तो उस पर स्टेट हमारा रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट ने एक बात ये भी कही थी कि जो यूनियन, ट्रेड यूनियन है, यानी कि जो हमारा व्यावसायिक संघ है, जिसमें हम मतलब जैसे में हमारा व्यापारिक संघ होते हैं, उसको क्या रखा जाएगा, उसके अंदर जो भी हमारे हड़ताल के जो अधिकार है या हमारा जो तालाबंदी की जो घोषणा है,
उसके उसके लिए क्या है, वो अधिकार की कोई गारंटी नहीं लेता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई गारंटी की बात नहीं की गई है। समझाने का मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि यदि जो ट्रेड यूनियन है, या हम बात करते हैं ट्रेड यूनियन की बात हो गई, उसमें यदि हड़ताल होता है या तालाबंदी की घोषणा की जाती है, तो वो क्या होगा, हमारा फंडामेंटल राइट्स के अंदर में नहीं आएगा, यानी कि वो फंडामेंटल राइट्स की गारंटी नहीं लेता है। ये बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई थी। अब आता है दूसरा जो हमारा टॉपिक है, यानी कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का मतलब होता है कि हमारे पास अधिकार है कि हम एक राज्य से दूसरे राज्य आसानी पूर्वक से क्या कर सकते हैं, तो घूम सकते हैं, उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं आता है, या सरकार या स्टेट है उस पर किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती, क्यों, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे आती है जिसमें राज्य क्या हो तो इसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है, वो हम आगे देखेंगे। यानी कि अगर हम फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात करें, हमारे पास जो अधिकार है कि स्वतंत्र पूर्वक होकर के हम एक राज्य से दूसरे राज्य में, या हम अपने पूरी कंट्री में या आउट ऑफ कंट्री क्या कर सकते हैं, तो अपने इच्छा के अनुसार घूम सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक अधिकार मिलता है। अगर अब बात करते हैं कि किस तरीके से जो इम्पोज है, यानी कि गवर्नमेंट हो या स्टेट हो, किस तरीके से हमारे इस राइट पे क्या कर सकता है, इम्पोज कर सकता है या रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, किस बेसिस पे। यदि अगर हम बात करें कि अगर पब्लिक के द्वारा जो ट्राइबल कम्युनिटीज है उनके एरिया में जाती है, जिनसे क्या उनके जाने से यदि उनकी संस्कृति, भाषा, जो कल्चर है या उनका जो शिष्टाचार है, जो भी उनका ट्रेडिशन है, उस पर अगर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, उसको सेव करने के लिए क्या है, तो जो स्टेट है हमारा, तो पब्लिक का वहां जाना क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं, यानी कि वहां पे जाना इम्पोज कर सकती है, यानी कि वहां जाने से रोक सकती है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन में क्या है, यदि कोई महामारी जैसी कंडीशंस आती है, जैसे कि अभी हमने जो हमारा ड्यूरेशन था 2019 से लेकर के 2021 तक, इस ड्यूरेशन में क्या है, हर एक सरकार इस के द्वारा, हर एक स्टेट के द्वारा क्या है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो स्वतंत्रता थी, हमारे पास जो राइट था, उसको क्या कर दिया गया था, इम्पोज कर दिया गया था, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी कि आप बिना परमिशन के एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, आप जिस जगह है आपको उसी जगह पे रहना होगा। यानी कि ऐसे कंडीशंस में क्या है, सरकार के द्वारा रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है कि हम आज़ादी पूर्वक कहीं जा सकते हैं या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज़ और देखें, जैसे कि जब कोविड का ड्यूरेशन चल रहा था, उस टाइम हमारे सिटीजन्स के जो भी पीपल्स बाहर थे, उनको देश के अंदर लाया गया, और हमारे देश के अंदर जो भी विदेशी लोग थे उन्हें उनके देश में भेजा गया। इसका कारण क्या था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उस टाइम जो ड्यूरेशन चल रहा था वो एक महामारी का चल रहा था, और हमें अपनी मानव जीवन की रक्षा करने के लिए हमें सरकार, यानी कि सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया। दो तीन कंडीशंस में क्या है, स्टेट इम्पोज कर सकती है हमारा जो फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का, उसको। पहला कंडीशन क्या था बताया मैंने, कि यदि किसी जो अनुसूचित जनजाति है या आदिवासी क्षेत्र में जो उनकी जो कल्चर है, संस्कृति है, उनकी जो लैंग्वेजेस है, उनकी जो रीति रिवाज है या उनके जो शिष्टाचार है, उनकी रक्षा के लिए क्या कर सकती है, स्टेट इम्पोज कर सकती है। और दूसरा, यदि कोई महामारी जैसे कोविड-19 जैसी अगर महामारी आती है, तो उस कंडीशंस में भी क्या है, सरकार पब्लिक की लाइफ सेफगार्ड करने के लिए वहां पे क्या कर सकती है, इम्पोज कर सकती है, यानी कि रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है इस अधिकार पे। फिर दूसरा क्या है, उनकी जैसे कि ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ट्रेडिशनल वैकेंसीज हो गई या प्रॉपर्टीज अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इन सब के तहत में क्या है, सरकार या स्टेट के द्वारा इम्पोज लगाया जा सकता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, अगर हम उसे जो सार्वजनिक जो नैतिकता के है हित में क्या है, उसे आवाजाही की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है। उसी में जो मुंबई का जो हाई कोर्ट है, जो मुंबई का हाई कोर्ट है, एड्स पर्सन के लिए क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाने पर क्या लगा दिया था, तो रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया था, सिर्फ इस आधार पे ताकि और लोगों को एड्स की बीमारी ना फैले। तो इन सब आधार पे क्या है, जो हमारा अधिकार है राइट टू मूवमेंट का, तो उस पर इम्पोज लगाया जा सकता है स्टेट के द्वारा। इसमें एक बात और निकल के आती है कि आर्टिकल 19 के अंदर क्या है, हर एक व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि वो अपने कंट्री के अंदर किसी भी स्टेट या किसी भी यूनियन टेरिटरी में जाकर के वो घूम सकती है, रह सकती है, या जहां उसको घूमने का इच्छा हो वो अब स्वतंत्र होकर के घूम सकती है। लेकिन जो दूसरा डायमेंशन हमें निकल के आता है, आर्टिकल 21, वो क्या कहता है कि यदि कोई व्यक्ति
हमारे देश से बाहर रह रहा हो, यानी कि वो अपनी कंट्री छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में बिजनेस के पर्पज से गया हो, जॉब के पर्पज से गया हो, ट्रीटमेंट के पर्पज से गया हो, एजुकेशन के पर्पज से गया, वट एवर, वो किसी भी पर्पज से गया हो, या फिर उसे क्या है, उसको पर्सनली वहां उस देश से सेफली अपने कंट्री में लाना आर्टिकल 21 के तहत क्या होता है, तो स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। क्योंकि जो हमारा आर्टिकल 21 है वो किस बारे में बात करता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी की बात करता है। तो यहाँ पे जो हमारा दो डायमेंशन निकल के आता है, एक आता है आर्टिकल 19 के तहत कि यदि कोई पर्सन हमारे अपने ही देश के अंदर, अपने ही देश की बाउंड्री के अंदर, या तो वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में वो कहीं पे भी घूम सकता है, या हमारे देश में, अपने देश में किसी भी राज्य में, किसी भी यूनियन टेरिटरी में आसानी पूर्वक घूम सकता है, वो आएगा आर्टिकल 19 के तहत, उसको प्रोटेक्शन दी जाएगी। दूसरे डायमेंशन में किस आधार पर दी जाएगी, तो आर्टिकल 21 के तहत पे उसे प्रोटेक्शन दी जाएगी और सेफली उस कंट्री से अपनी कंट्री में लाना ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जब वॉर स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने सबसे पहला डिसीजन क्या लिया कि रशिया और यूक्रेन के अंदर जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उसको सेफली अपनी कंट्री में लाना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई, गवर्नमेंट की, यानी कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। यानी कि हमारे गवर्नमेंट के द्वारा जब दोनों कंट्री से जितने भी जो स्टूडेंट थे उसे वापस से अपनी कंट्री में लाया गया, तो वो किसके तहत लाया गया था, तो आर्टिकल 21 के तहत लाया गया था। क्यों? क्योंकि हमारा जो आर्टिकल 21 है वो किससे रिलेटेड बात करता है, राइट टू लाइफ से रिलेटेड बात करता है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल समझे, जब हमारा कोविड का ड्यूरेशन आया था, जैसे कोविड का ड्यूरेशन आया उसमें जितने भी हमारे जो पीपल्स थे, स्टूडेंट थे, जो जॉब के पर्पज से, स्टडी के पर्पज से जो गए थे, उन सबको सेफली हमारी कंट्री में लाना, ये भी किसका काम बन गया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया था, स्टेट यानी कि हमारे गवर्नमेंट का काम बन गया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया था। तो किसके तहत बना था, वो आर्टिकल 21 के तहत बन गया था। इसीलिए जो हमारा राइट टू मूवमेंट है, जो कि हमारे पास अधिकार है कि हम स्वतंत्र होकर के कहीं पे भी घूम सकते हैं, आजादी पूर्वक घूम सकते हैं, तो इसमें दो डायमेंशन निकल के आते हैं, एक आर्टिकल 19 के तहत और एक आता है आर्टिकल 21 के तहत। आर्टिकल 19 में सिर्फ इंटरनल के लिए आता है, यानी कि कोई व्यक्ति, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक मोहन नाम का व्यक्ति है, वो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता है। कहाँ से बिलोंग करता है, जम्मू कश्मीर से, या वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करता है, तो उसके पास ये अधिकार है, वो जम्मू कश्मीर की किसी भी जगह पे वो आसानी पूर्वक घूम सकता है, या भारत के जितने भी जो 28 राज्य हैं और जो 8 यूनियन टेरिटरी, वो कहीं पे भी आसानी से घूम सकता है। तो इसको जो प्रोटेक्शंस दी जाएगी वो किसके तहत दी जाएगी, आर्टिकल 19 के तहत इसे प्रोटेक्शंस या प्रोटेक्ट की बात कही जाएगी। लेकिन यही अगर वो यूएसए या किसी भी आउट कंट्री में जाता है, तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है वॉर के टाइम पे, या हम बात करें महामारी के टाइम पे, ठीक है, तो इस टाइम पे क्या है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि हर एक व्यक्ति को सेफली अपनी कंट्री में लाना। ये हमारा दूसरा डायमेंशन निकल के आता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं फ्रीडम ऑफ रेजिडेंसी, यानी कि निवास करने की स्वतंत्रता। निवास करने की स्वतंत्रता का मतलब है कि हर एक व्यक्ति को क्या है, वो किसी भी राज्य में जाकर के अपने मन के हिसाब से जो राज्य उसे पसंद हो वो वहां जाके निवास कर सकता है, अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे कि ये हमारी स्टेट, हमारे कंट्री का क्या है, ये सारी स्टेट है। अगर कोई पर्सन लद्दाख में जन्म लेता है तो उसके पास ये अधिकार है कि वो इन सारे राज्यों में से जिस राज्य में उसका मन हो, इच्छा हो, वो वहां घूम सकता है, रह सकता है, निवास कर सकता है, अस्थायी या अस्थायी रूप से। अस्थायी रूप से मतलब है वहां जाकर के वो अपनी प्रॉपर्टीज खरीद करके, वहां अपने मकान बना करके वहां पे बिजनेस कर सकता है, जॉब्स कर सकता है, जो भी उसका प्रोफेशन है उसके तहत वो वहां अस्थायी रूप से निवास कर सकता है। अस्थायी रूप से मतलब है कि वो सिर्फ एक जॉब करने के पर्पज से गए, जैसे ही काम कंप्लीट हो वो दोबारा से अपने एरिया में आ गए। इस तरीके से क्या है, हर एक व्यक्ति को निवास करने की स्वतंत्रता मिलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। यानी कि हर एक सिटीजन के पास राइट है, वो किसी भी राज्य में जाकर के या तो सेटल हो सकता है, रिसाइड हो सकता है भारत के किसी भी पार्ट और यूनियन टेरिटरी के अंदर। इसमें हमें दो राइट्स हमें, यानी कि इसमें दो पार्ट्स हमें देखने को मिलता है। यानी कि अगर हम बात करें राइट टू रिसाइड्स का मतलब वो कि भारत के किसी भी राज्य में जाकर के वो घूम सकता है और वो वापस से अपनी जगह जहां पे वो निवास स्थान करता है वो वहां पे आ सकता है, तो उसे हम कहेंगे अस्थायी रूप से निवास करना। वही अगर वो परमानेंट सेटल होता है तो उसे हम कहेंगे अस्थायी रूप से निवास
करना, जहाँ पे वो अपना घर या अधिवास स्थापित करके रहता है, तो उसे हम कहते हैं अस्थायी रूप से निवास कर लेना। फिर इसमें कि इस आधार के उद्देश्य पे और जो ये अधिकार दिया गया हमें किस लिए दिया गया, ताकि हम अपनी कंट्री के अंदर जो यूनिटी है उसको बनाए रखें, और ये हमारी कंट्री की यूनिटी को मजबूत करने का काम भी प्रोवाइड कराता है। क्यों? यदि कोई व्यक्ति जम्मू लद्दाख का है और वो भारत के किसी भी राज्य में जाकर के रहता है, तो यहाँ का कल्चर उस राज्य में भी फैलेगा, और प्लस एक यूनिटी बनी रहेगी कि हर एक व्यक्ति को क्या है, उसको इस बात के लिए सुरक्षित महसूस होगा कि वो भारत के किसी भी राज्य में जाकर के आसानी से रह सकता है, उसको किसी भी आधार के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो हमारा जो राइट दिया गया है, राइट टू रेसिडेंस यानी कि निवास करने की स्वतंत्रता, इसका जो मेन मकसद है वो क्या है, अपनी कंट्री की जो यूनिटी है और जो यूनिटी और इंटीग्रिटी है उसको मजबूत कराने के लिए हमें ये अधिकार दिया गया है। अब बात करते हैं राज्य इस पे भी क्या लगा सकता है, तो प्रतिबंध लगा सकता है, यानी कि स्टेट के द्वारा भी क्या किया जा सकता है, इस अधिकार के ऊपर इम्पोज लगाया जा सकता है। और इस पे दो इसके बैकग्राउंड होने चाहिए कि किन किन आधार पे क्या है, तो सरकार के द्वारा रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है, यानी कि इम्पोज लगाया जा सकता है। पहला कंडीशन क्या है, जो शेड्यूल ट्राइब है, जो कंडीशंस हमने पहले थोड़ी देर पहले जो डिस्कस किया, कि जो जितने भी जो अनुसूचित जनजाति है उनकी हित की सुरक्षा के लिए, अनुसूचित जनजाति की जो संस्कृति है, भाषा है, रीति रिवाज है, उनकी रक्षा के लिए क्या है, स्टेट इस अधिकार पे क्या लगा सकती है, तो इम्पोज लगा सकती है। उनके जो प्रारंभिक व्यवसाय और जो संपत्ति है के जो शोषण है उनसे बचाने के लिए भी क्या है, बाहरी लोगों के आदिवासी क्षेत्र में रहने और बसने के अधिकार पे क्या लगा सकती है, तो प्रतिबंध लगा सकती है, यानी कि स्टेट हमारे इस फंडामेंटल राइट को इम्पोज कर सकती है। यदि आपसे इसी स्टेटमेंट में पूछा जाता है कि हमारा जो राइट टू यानी कि हमारे पास जो फ्रीडम टू रेसिडेंस यानी कि निवास करने की जो स्वतंत्रता है, क्या स्टेट उस पर इम्पोज लगा सकती है, तो बिल्कुल लगा सकती है। तो किस आधार पे, यदि बाहरी लोगों के द्वारा जो हमारे शेड्यूल ट्राइब है यदि उनके कल्चर, लैंग्वेज, जो रीति रिवाज है, संस्कृति है, उस पर क्या है, उसकी रक्षा के लिए सरकार क्या कर सकती है, तो इम्पोज यानी कि रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकती है। और दूसरा उनकी उनकी क्षेत्र की रक्षा के लिए, आदिवासी की जो क्षेत्र है उनकी रक्षा करने के लिए, उनके अधिकार के प्रतिबंधित के लिए वो क्या कर सकती है, तो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि जो वेश्याओं और जो आदतन है अपराधों जैसे जो कुछ प्रकार की जो व्यक्ति हैं उस पर भी क्या किया जा सकता है, तो प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उसने यानी कि ऊपर से यह स्पष्ट कर दिया गया कि जो निवास का जो अधिकार है, आने जाने का जो अधिकार है, कुछ हद तक क्या है, अतिव्यापी है, और ये दोनों एक दूसरे से क्या होगा, तो पूरक माना जाएगा। तो ये बात कही गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब आता है हमारा आज का लास्ट टॉपिक, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशंस, यानी कि हर एक व्यक्ति के पास क्या है, इस बात का अधिकार है, जो उसकी क्वालिटी है, जो उसकी योग्यता है, जो उसकी क्वालिफिकेशन है, जिस चीज में उसको इंटरेस्ट है, वो उसके हिसाब से क्या कर सकता है, ट्रेड कर सकता है, बिजनेसेस कर सकता है, जॉब्स कर सकता है। यानी कि स्टेट क्या कर सकता है, इस पे भी इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है, राइट इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक, यानी कि राज्य आम जनता की हित के लिए क्या कर सकता है, इस अधिकार पर प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। इनके अलावा जैसे कि यहाँ पे जो 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि अगर हम बात करें किसी पेशे का अभ्यास करने या किसी व्यापार या व्यवसाय को चलाने के लिए जो आवश्यकता पेशेवर है या तकनीकी है, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, निर्धारित करके मतलब निर्धारित करे। और दूसरा क्या है, नागरिकों के बहिष्करण, यानी कि पूर्ण या अधिकांश या अन्यथा किसी भी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या सेवा को अपने आप में ले जाएगा। और अगर हम बात करें, हमारे पास जो ये अधिकार मिलता है कि अपने इच्छा के अनुसार किसी भी पेशे को, यानी कि व्यवसाय, ट्रेड, बिजनेसेस करने का जो अधिकार दिया गया, वो सिर्फ इसलिए दिया गया ताकि क्या किया जा सके, हमारी कंट्री के अंदर जो मोनोपोली है उसको बढ़ावा ना देते हुए हर एक व्यक्ति क्या है, अपने इच्छा के अनुसार क्या कर सकता है, ट्रेड कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, इंडस्ट्री चला सकता है और सर्विसेज कर सकता है। किसको, तो मोनोपोली को पूरी तरीके से रोकने के लिए। मोनोपोली का मतलब होता है
अर्थव्यवस्था में एकाधिकार वाले बाजार का रहना। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो एप्पल एक ऐसी कंपनी है जिसका iOS में अपना खुद का क्या है, ये एक मोनोपोली है। और एग्जांपल के तौर पे देखें कि विंडो जो है, विंडो कंपनी जो विंडो है वो भी क्या है, विंडो में क्या है, अपनी एक खुद की मोनोपोली है। अगर हम एंड्रॉइड में बात करें तो वो क्या हमें देखने को मिलता है, एक मोनोपोलिस्टिक देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे विकल्प, हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। मोनोपोली में ये रहता है कि जो प्राइस होगा वो किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, तो वो कंपनी के ऑनर के द्वारा ही किया जाता है और उसका भुगतान पब्लिक को देखने को मिलता है। और इसका जो नेगेटिव इफेक्ट है, मोनोपोली की अगर बात करें तो मोनोपोली का डायरेक्ट नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है पब्लिक के ऊपर। मोनोपोलिस्टिक हमेशा इकोनॉमिक के लिए और पब्लिक के लिए क्या माना जाता है, अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें पब्लिक के पास ऑप्शन मिल जाता है कि एक पसंद ना आए तो वो दूसरी चीजें खरीद सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अगर एंड्रॉइड में हमारे पास आज के टाइम पे बहुत से ब्रांड के फोन देखने को मिलते हैं। MI हो गया, ओप्पो हो गया, रियलमी हो गया, इस तरीके से नोकिया हो गया, इस तरीके से बहुत से एंड्रॉयड फोन हमें देखने को मिलते हैं। यदि पब्लिक को नोकिया पसंद नहीं आता है तो वो और भी अदर ऑप्शंस चुन सकता है अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे मार्केट के लिए और पब्लिक के लिए दोनों कंडीशन में क्या है, तो मोनोपोलिस्टिक को अच्छा माना जाता है, जबकि मोनोपोली को किसी भी कंडीशन में अच्छा नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा जो प्राइस फिक्स कर दिया जाएगा तो पब्लिक को वो खरीदने के लिए उतना ही भुगतान करना पड़ेगा। उस पब्लिक के पास किसी भी तरीके का ऑप्शंस प्रोवाइड नहीं किए जाते। एग्जाम्पल के तौर पर समझे, अगर हम एप्पल की बात करें तो एप्पल आज के टाइम पे अपना एक एक फोन 1 लाख से ऊपर में सिर्फ इसलिए बेच रहा है क्योंकि उसकी मार्केट में क्या है, मोनोपोली है। क्यों? क्योंकि इसका एक ब्रांड चल रहा है और ये जो प्राइस रखेगा पब्लिक उतनी प्राइस पे करके ही क्या कर सकती है, उस चीज को खरीद सकती है। वहीं पे अगर हम एंड्रॉइड की बात करें तो एंड्रॉइड में क्या देखने को मिलता है, पब्लिक को यदि MI का फोन पसंद नहीं आता है तो वो सैमसंग, LG, HTC जो आज के टाइम में बंद हो गया, जैसे फिर नोकिया जैसी कंपनी की भी वो क्या कर सकता है, फोन खरीद सकता है। उसके पास वो क्या मिल जाता है, एक ऑप्शन मिल जाता है। तो इसी मोनोपोली को रोकने के लिए हमारे पास ये अधिकार दिया गया है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, किसी भी तरीके की इंडस्ट्री चालू कर सकते हैं, जिससे कि हमारी कंट्री की इकोनॉमिक भी ग्रोथ होती रही और जो मोनोपोली जैसी जो एक्टिविटीज है उसको हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सके और उसे थोड़ा कंट्रोल के अंदर रख सके। लेकिन स्टेट के अंदर जो जस्टिफाई है मोनोपोली को, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं की गई है। और अगर हम बात करें किस बारे में, स्टेट में क्या है, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उस पर भी ये बात रखी गई है कि बिना स्टेट किसी डिस्क्रिमिनेशन के बेस पे क्या करेगा, तो हर एक पब्लिक को क्या करेगा, जैसे कास्ट, रिलीजन, फिर आपका आता है धन, जेंडर के बेस पे स्टेट पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। फिर लेकिन इसमें कुछ इम्पोज करने की भी बात की गई है कि स्टेट हमें कुछ चीजों का ट्रेड करने की अनुमति नहीं देता है। जैसे कि अगर हम बात करें जो कि जैसे कि अगर हम बात करें ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन और चिल्ड्रन, यानी कि बच्चे और ह्यूमन की जो ट्रैफिकिंग होती है, यानी कि खरीदा या बेचा जाता है, तो ऐसे बिजनेसेस की जो परमिशन है स्टेट के द्वारा नहीं दी जाती है। और ऐसे बिजनेस को किस में रखा गया है, अनलॉफुल एक्टिविटी के अंदर रखा गया, जिसके तहत क्या है, ऐसे बिजनेस करने वाले व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, तो पनिश किया जा सकता है, यानी कि दंडित किया जा सकता है। फिर जैसे हार्मफुल ड्रग्स जो हो गए, जैसे कि ड्रग्स सब बेचना, खरीदना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, तो ये सब चीजें क्या है, हमारी कंट्री के अंदर जो हमारा राइट है, राइट टू प्रोफेशन, उसके तहत इसे क्या है, तो इसे अनलॉफुल के एक्टिविटी में रखा है कि यदि आपके पास जो अधिकार है कि आप अपने इच्छा के अनुसार कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, सर्विसेज दे सकते हैं, इंडस्ट्री चला सकते हैं, लेकिन इसमें आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप ऐसी एक्टिविटी करें जिससे हमारी सोसाइटी में क्या हो, एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े और हमारी एक तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े और प्लस दूसरे की लाइफ पे क्या हो, नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा हो, यानी कि दूसरे की लाइफ खतरे में जा रही हो। जिसलिए जैसे कि अगर हम बात करें ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन और चाइल्ड, ड्रग्स बेचना, खरीदना, इन सबको क्या कर रखा है, इसको स्ट्रिक्टली मतलब अगर हम बात करें कठोरता शब्द में बात करें तो उसको अनलॉ एक्टिविटी में रखा गया। यदि कोई व्यक्ति ऐसे बिजनेस करता है तो उसके तहत क्या है, इसे सजाएं दी जा सकती है, यानी कि पनिश किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने 4 टॉपिक डिस्कस किया है। पहला जो डिस्कस किया फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, फिर हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो आज़ादी है, यानी कि हमारे पास जो अधिकार है कहीं पे भी निवास करने की। फिर हमने डिस्कस किया किसके बारे में, राइट टू मूवमेंट, यानी कि कहीं पे भी स्वतंत्रता पूर्वक होकर के घूमने के लिए। फिर हमने डिस्कस किया
कि हमारे पास जो अधिकार है संघ बनाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो हमने 4 टॉपिक डिस्कस किया वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट्स हो तो आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जब हम अपना सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे, प्रोटेक्शंस इन अ रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशंस ऑफ ऑफिसेंस और पर्सनल ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी, तो उससे पहले हम डाउट्स अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, तब जाके हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूं, ये जो हमारा आर्टिकल 21 है फंडामेंटल के अंदर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आर्टिकल 20 के अंदर ही क्या है, आर्टिकल 21 के अंदर क्या है, बहुत से ऐसे अधिकार हैं जो कि क्या है, हमें सिर्फ आर्टिकल 21 के अंदर मिलता है। और एक आर्टिकल 21 ही एक ऐसा अधिकार है जो इमरजेंसी के ड्यूरेशंस पे क्या होता है, सस्पेंड नहीं होता है। इसलिए आर्टिकल 21 हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक राइट्स बन जाता है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।